जय हिंद। तो एक केस के सीरीज का तीसरा वीडियो और इसमें हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव केस को। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं केस क्या होता है, केस क्यों पढ़ना चाहिए, केस कितने टाइप्स के होते हैं और नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं, उस सब चीज को हम लोग डिटेल से पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे ऑब्जेक्टिव केस को कि आखिर ऑब्जेक्टिव केस होता क्या है, ऑब्जेक्टिव केस कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। हम लोग अगर किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो हम कैसे समझेंगे कौन ऑब्जेक्टिव केस है, कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कैसे जानेंगे। इस सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। Don't waste the time, look at the board and try to understand. I make sure if you watch this video fully, you will be able to understand each and everything. Then let's start. देखिए क्या कहा जा रहा है, हम लोग एक एक चीज को अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव केस, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव केस। देखिए हम लोग केस तो पढ़ लिए थे, अब क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव केस। तो देखिए ऑब्जेक्ट जो रहता है ना, जिस रूप में रहता है उसी को ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। तो हम इसका अगर आंसर देना चाहे तो क्या मालूम क्या देंगे, देखिए हम लोग देंगे कि व्हेन, आंसर अगर हम देना चाहे तो क्या देंगे कि व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन receives an action, it is called in ऑब्जेक्टिव केस। यानी देखिए बात ऐसा है, सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डूअर यानी कि सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्टिव केस। अब कोई भी आदमी काम करता है तो किसी न किसी पे पड़ता है ना उसका इफेक्ट, यानी काम हो रहा है तो किस पे हो रहा है। सवाल हमारा क्या रहेगा कि काम तो हो रहा है लेकिन वो काम किस पे हो रहा है, तो उस किस पे का जवाब जैसे ही आ गया तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। और जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ठीक है। तो हम लोग उसी चीज को आज देखने वाले हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब हुआ कि कोई भी काम अगर हम हिंदी में जानना चाहे तो क्या होगा, कोई भी काम जिस पर हो रहा है, जिस पर हो रहा है उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस को हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम, हिंदी में बोलते हैं कर्म कारक। ऑब्जेक्टिव केस को हिंदी में कर्म कारक बोला जाता है, इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव केस, हिंदी में कर्म कारक, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो सर हम कैसे समझेंगे, ये तो आप डेफिनेशन लिख रहे हैं, डेफिनेशन से थोड़ा ना काम चलेगा, इसको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। तो समझिए बात को, देखिए नॉर्मली हम लोग जो कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसका रूल क्या होता है, सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर आएगा हमारा वर्ब और फिर लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ये बात होता है। तो ये जो लास्ट में आता है यही हमारा ऑब्जेक्ट होता है और यही हमारा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो नॉर्मली अगर आप सिंपल सेंटेंस को देखते हो तो सिंपल सेंटेंस के लास्ट वाला जो वर्ड होगा ना, नाउन या प्रोनाउन, वही क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ध्यान से समझिए, जैसे हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, आई ईट ए मैंगो। यहाँ पे आप देख रहे हैं लास्ट में क्या आ रहा है, ये मैंगो आ रहा है, क्या आ रहा है, मैंगो। तो मैंगो क्या है लास्ट में, तो सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया ये। तो ये सब्जेक्ट जो होता है वो नॉमिनेटिव के हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, उसके बाद ये हमारा वर्ब हो गया, इसको छोड़ दीजिए। और ये जो लास्ट वाला ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। इसी तरीके से दूसरा और सेंटेंस अगर हम लिखे कि राम प्लेज फुटबॉल, फुटबॉल, राम क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। अब लास्ट में देखो तो ये जो है ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन अभी आपको ना समझ में नहीं आया होगा, हम नाउन लिख रहे हैं इसलिए समझ में नहीं आया होगा। अभी एक और सेंटेंस देखिए, आई, थर्ड सेंटेंस देखिए, आई सॉ हिम। अब जरा बताइए ये सेंटेंस सही है, एक और लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आई सॉ ही, सॉरी ही, बताइए कौन सेंटेंस सही है,
आई सॉ हिम वाला या आई सॉ ही वाला। तो नीचे वाला गलत है, ऊपर वाला सही है। नीचे वाला क्या है, गलत है, ऊपर वाला सही। ऐसा क्यों हुआ सर, ऊपर वाला सही? तो देखिए बाबू, हम लोग ये थोड़ा सा इसको इरेज करके भी हम देख रहे हैं, समझिएगा कि हमारे पास जो प्रोनाउन होता है ना, वो क्या क्या होता है मालूम? देखिए सब्जेक्टिव केस जो होता है प्रोनाउन का, वो क्या सब होता है? सब्जेक्टिव केस, समझिएगा। जैसे आई होता है, ये क्या है हमारा सब्जेक्टिव केस, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है? इसका ऑब्जेक्टिव केस बनता है मी। तो अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में वर्ब के बाद यूज हो रहा है तो मी यूज होना चाहिए, आई नहीं। इसी तरीके से वी होता है, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है? अस। अब आप लोग को मालूम है तो जल्दी जल्दी कमेंट करके टाइप करो, ठीक है? और जिसको नहीं मालूम है यहाँ ध्यान से समझो, देखो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो यू है, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू ए होता है, ठीक है? इसी तरीके से ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर होता है। इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? इट होता है। और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम होता है। क्या होता है? देम। तो ये हमारा, ये सब्जेक्टिव केस है सबके सब, ये सबके सब क्या है? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट के तरीके से, सब्जेक्ट के तरह यूज हो रहे हैं सब्जेक्टिव केस। और ये सब ऑब्जेक्टिव केस है। और ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या हुआ? कि जो वर्ब के बाद आता है उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस, यानी वर्ब के जो लाइन के पीछे में रहेगा वो पीछे वाला है, और जो आगे में खड़ा है वो आगे वाला है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर जो स्टार्टिंग में आता है वो सब्जेक्टिव केस, लेकिन जो लास्ट में आता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है? तो किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब के बाद आ रहा है, अगर प्रोनाउन, तो ये यूज कीजिए, मी, अस, यू, हिम, हर, इट या देम का यूज कीजिए, ठीक है? दूगों में कंफ्यूजन होगा आपको, यू में और इट में, क्योंकि ये दोनों सेम होता है। यू सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है। इट सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है। बट आपको कंफ्यूज नहीं होना कि यार कैसे समझेंगे, तो याद रखना अगर वर्ब के बाद आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव ही केस है, सब्जेक्टिव केस नहीं है, ठीक है? कैसे और देखते हैं। यहाँ तक तो हम लोग देख लिए कि जो लास्ट में आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। लेकिन सर हम लोग कैसे समझेंगे? तो देखिए इसके लिए ना आपको क्या करना है, क्या से क्वेश्चन करना है। किससे? क्या? व्हाट। और व्हाट का जवाब जैसे ही मिला तो उसका जो आंसर, यानी कि व्हाट से क्वेश्चन करने पर जो जवाब मिला वो क्या हो जाएगा? वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। वो कैसे, मैं अभी बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए जरा यहाँ पे समझिएगा, जैसे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं कि आई इट, जैसे हम लिखे थे इट, अब यहाँ पे लिखते हैं व्हाट, मैं क्या खाता हूँ। इसका जवाब क्या होगा? मैंगो। आई इट ए मैंगो। तो ये जो, ये देखिए व्हाट से क्वेश्चन करने पर जो हमारा आंसर आया मैंगो, यही क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। सेम इसी तरीके से अगर दूसरा हम लिखते हैं कि कोमल प्लेस व्हाट, अब इसका आंसर आएगा फुटबॉल। तो फुटबॉल क्या हो गया? फुटबॉल हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। फुटबॉल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से अगर तीसरा और सेंटेंस लिखे ऐसे ही कि रोहन, रोहन इज प्लेइंग व्हाट, रोहन क्या खेल रहा है। अगर इसका आंसर आ गया तबला, मान के चलिए क्या आ गया? तबला, गिटार, हारमोनियम, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पहचानने का एकदम बेसिक आसान ट्रिक है, व्हाट से क्वेश्चन कीजिए। व्हाट से क्वेश्चन करने पर जो आंसर मिला वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। वो वर्ड हो जाएगा ऑब्जेक्ट और उसका जो रूप है वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। यानी देखिए जैसे मूवी भी देखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, वो जो आदमी रोल करते रहता है वो असल में वो जो रोल करता है वो उसका कैरेक्टर नहीं है, बल्कि उस समय वो रोल कर रहा है एज एन एक्टर। जैसे आप पुष्पा मूवी देखते, तो क्या उनका जो अल्लू अर्जुन का लाइफ है वो असल में वैसा ही लाइफ है जैसा उसमें मूवी में दिखा गया? तो नहीं, लेकिन उसमें एज एन एक्टर काम कर रहा है तो वैसा रोल कर रहा है। सेम उसी तरीके से ऑब्जेक्ट क्या हमेशा ऑब्जेक्टिव बनेगा? सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट भी बन सकता है, लेकिन इस सेंटेंस में कैसा काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम होता है, ठीक है? तो याद रखिएगा कि अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में आया तो ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे रुकिए, केवल वर्ब के बाद आने से ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कभी कभी ना प्रीपोजिशन के बाद भी आता है। जैसे आप देखते होंगे टू के बाद आता है, जैसे ये दूसरा रूल है, देखिए समझिएगा कि टू के बाद आपको दिखेगा, या इन के बाद दिखेगा, ऑन के बाद दिखेगा, ऑफ के बाद दिखेगा, विथ के बाद दिखेगा, नाउन या प्रोनाउन, या और भी कुछ कुछ होता है, जैसे कि बिटवीन होता है, बिफोर होता है, अंडर होता है,
इस सब के बाद भी आपको ना नाउन या प्रोनाउन देखने को मिलेगा। तो क्या सर उसको भी ऑब्जेक्ट कहेंगे? यस सर, उसको भी क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट कहेंगे? तो उसको कहेंगे सर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन को प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। जैसे आप एग्जांपल लिखते हो, आई गो टू स्कूल, क्या लिखते हो? आई गो टू स्कूल। अब बताइए टू के बाद आया ना स्कूल, टू है ना ये टू क्या है? प्रीपोजिशन है ना, इसके बाद आया ये, तो ये बताइए क्या है? ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? है। तो कौन सा ऑब्जेक्ट है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो क्या ये स्कूल ऑब्जेक्टिव केस में है? यस सर, ये ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, इसी तरीके से इन से हम लोग कि माय फादर इज इन होम, माय फादर इज इन द रूम, इन द रूम, यानी मेरे पापा कहाँ है? कमरे में है। तो इन जो आया ये क्या? प्रीपोजिशन। उसके बाद जो द रूम आया ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो क्या सर द रूम ऑब्जेक्टिव केस में? यस सर, ऑब्जेक्टिव केस में। किसमें है? ऑब्जेक्टिव केस में है। अभी देखते चलिए, मैं बहुत सारी चीजों को बताने वाला हूँ इसमें। ठीक है, अब तीसरा देखिए, जैसे ऑन से द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ पे देखो, ऑन जो है ना ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद यहाँ पे टेबल आया तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे ऑफ से बना सकते हैं कि दिस इज द पेन ऑफ, कोई भी कंपनी का नाम बता देंगे, या दिस इज मेड ऑफ प्लास्टिक। तो ये जो प्लास्टिक है ऑफ के बाद है, मेड ऑफ प्लास्टिक, तो ये प्लास्टिक क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। उसी तरीके से विथ, जैसे आई एम राइटिंग विथ मार्कर, मैं मार्कर से लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। यहाँ पे जो विथ है ये प्रीपोजिशन है, तो उसके बाद जो आया वो क्या हो गया? वो हो गया ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस। उसी तरीके से बिटवीन, बिटवीन के बाद आएगी यू आर सिटिंग बिटवीन राधा एंड मीरा, तुम राधा और मीरा के बीच में बैठे हो। तो राधा एंड मीरा बिटवीन के बाद आया तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से बिफोर, जैसे यू आर स्टैंडिंग बिफोर मी, यू आर स्टैंडिंग बिफोर मी, यानी तुम मेरे सामने खड़े हो। तो वो जो बिफोर मी आया, मी, तो क्या ऑब्जेक्टिव केस है कि नहीं? है ना। चलिए आगे देखते हैं। उसी तरीके से अंडर है, देयर इज अ कैट अंडर द टेबल, अंडर द ट्री, वी आर स्टैंडिंग अंडर द ट्री, या सम बिगर्स आर सिटिंग अंडर द ट्री, या अंडर द टेबल, अंडर द चेयर, कोई भी चीज यूज करेंगे अंडर लगा करके। तो अंडर भी क्या? प्रीपोजिशन। उसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आया ना। चलिए अब थोड़ा सा और एडवांस लेवल का देखते हैं। इसका अगर किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो कैसे जानेंगे सब? ठीक है, क्या कि सर अगर आईएनजी वाला वर्ड लास्ट में आता था वो ऑब्जेक्ट होगा क्या? या टू प्लस वी1 आता है लास्ट में, तो क्या वो ऑब्जेक्ट होगा क्या? मैं एक एक चीज को खोल के रख दूंगा, समझिएगा आप लोग ध्यान से। ठीक है, देखिए चलिए जरा आप ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या देखेंगे मालूम है? डबल ऑब्जेक्ट। क्या देखेंगे? डबल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्टिव केस। देखिए जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, आई गेव हिम ए पेन। आप गौर से सुनिए, यहाँ पे अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को देखते रहिए, सब चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये वर्ब है, क्या ये वर्ब? तो हम लोग जानते हैं कि वर्ब के बाद आने वाला जो वर्ड होता है वो या तो नाउन या प्रोनाउन होता है, तो ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका मतलब हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या? ऑब्जेक्ट है। और ये पेन भी तो ऑब्जेक्ट है ना। तो सर ई ऑब्जेक्ट होगा कि ई होगा? असली वाला ई होगा कि ई वाला होगा? कंफ्यूज में हो गया ना, कंफ्यूजन आया ना दिमाग में? समझिएगा, इसमें दूगो ऑब्जेक्ट है और किसी भी सेंटेंस में दूगो ऑब्जेक्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, गलत नहीं है। कैसे? समझिएगा ध्यान से। सर दूगो ऑब्जेक्ट होगा तो पहला वाला क्या होगा, दूसरा वाला क्या होगा? पहला दूसरा से मतलब नहीं है, सीधा याद रखिएगा कि पर्सन को डिनोट, दूगो ऑब्जेक्ट हुआ, एक हुआ डायरेक्ट और एक हुआ इनडायरेक्ट। क्या क्या हुआ? एक हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कौन सा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कौन सा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? समझिए बात को, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे समझेंगे? तो अगर अगर कोई ऑब्जेक्ट यानी किसी चीज को बताता है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। थिंग को बताने वाला ऑब्जेक्ट क्या होता है? वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे पेन हो गया, पेंसिल हो गया, रबर हो गया, इरेजर हो गया, बुक हो गया, पेंसिल हो गया, कार हो गया, चेयर हो गया, बैग हो गया, लाइट हो गया, बल्ब हो गया, ये सब के सब
चीज को बताने वाला वर्ड है, वस्तु को बताने वाला वर्ड है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन इंसान को बताने वाला जो ऑब्जेक्ट होता है उसको कहते हैं हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप देखिएगा जब भी हिम का यूज होगा, जैसे मी का यूज होगा, क्या मी, अस का यूज होगा, या हिम का यूज होगा, है ना, हर का यूज होगा, या इट का यूज होगा, या देयर का यूज होगा। तो इट का तो नॉर्मली मान लीजिए कि इसका छोड़ दीजिए, बाकी सब जब मी है, अस है, हिम है, हर है, या देयर है, ये सब के सब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो क्या सर किसी सेंटेंस में पहले डायरेक्ट आएगा कि पहले इनडायरेक्ट आएगा? तो देखिए ये सेंटेंस बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करेगा कि पहले इनडायरेक्ट आएगा कि पहले डायरेक्ट आएगा। जैसे अगर हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं कि आई गिव हिम ए पेन, ये भी सही है। और दूसरा सेंटेंस, अगर हम इसी सेंटेंस को ऐसे लिखते हैं कि आई गिव ए पेन टू हिम, तो दोनों सेंटेंस सही है, दोनों सेंटेंस सही है। दोनों में क्या है, अपने हिसाब से दोनों में ये ऑब्जेक्ट आया है, अपने हिसाब से दोनों में ऑब्जेक्ट आया और दोनों सेंटेंस सही है। तो किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट भी रह सकता है, तो याद रखिएगा किसी पर्सन को डिनोट करवाने वाले ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और किसी थिंग को डिनोट करवाने वाले ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया ना? चलिए अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट के टाइप, क्या क्या चीज ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो पहली बात, कोई नाउन ऑब्जेक्ट बन सकता है। क्या बन सकता है, कोई नाउन ऑब्जेक्ट बन सकता है, कोई नाउन ऑब्जेक्ट बन सकता है, नाउन एज एन ऑब्जेक्ट। नाउन क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट। जैसे हम यहाँ पे लिखे थे, समझिएगा, आई गिव ए पेन, ए पेन, या आई राइट विथ ए पेन, तो कोई नाउन आ रहा है ना लास्ट में। आई बीट राम, आई बीट श्याम, आई टीच स्टूडेंट्स, लास्ट में जो वर्ड आ रहा है स्टूडेंट्स, या आई सिट ऑन द चेयर, तो जो चेयर आया लास्ट में, या आई राइट विथ मार्कर, तो मार्कर आया, आई रीड ए बुक, लास्ट में बुक आया, तो ये सब के सब क्या हो गया, नाउन है। तो ये नाउन एज एन ऑब्जेक्ट आ गया। दूसरा, प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्रोनाउन, प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। प्रोनाउन कैसे आएगा सर, तो जैसे आई बीट हिम, मैंने उसे मारा, तो हिम जो आया, हिम, हिम क्या है, प्रोनाउन है कि नहीं है ना। इसी तरीके से यू डोंट लाफ एट मी, तुम मुझ पर मत हंसो, या तुम मुझ पर नहीं हंसते हो, ये जो मी आया लास्ट में क्या है, यही तो प्रोनाउन है। इसी तरीके से वी आर लाफिंग एट देम, हम लोग उन पे हंस रहे हैं, तो देम जो लास्ट में है वो क्या है, वो है प्रोनाउन। तो नाउन आ सकता है किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में, या प्रोनाउन आ सकता है ऑब्जेक्ट के रूप में। इतना ही नहीं, और भी चीज है, इतना ही नहीं, कुछ और चीज है जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है कहीं ना कहीं, जो लास्ट में आईएनजी लगा रहता है, जिसको हम लोग जीरेंड बोलते हैं। यानी V1 में जब हम लोग क्या करते हैं, V1 में जब आईएनजी लगा देते हैं तो बन जाता है जीरांड। और ये जीरांड जो होता है ना, वो सब्जेक्ट का भी काम करता है और ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। और पिछले जो वीडियो था उसमें हम सब्जेक्ट के तौर पे जीरांड का यूज बताना भूल गए थे, अभी मैं बता देता हूँ, पहले समझ लीजिए कि जीरांड एज एन ऑब्जेक्ट कैसे यूज होता है। क्या, जीरांड, जीरांड एज एन ऑब्जेक्ट। देखिए जैसे हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, समझिएगा बात को ध्यान से, जैसे हम यहाँ पे एक सेंटेंस बनाते हैं, आई लाइक टीचिंग, यानी मुझे पढ़ाना पसंद है। तो आप देखिए ना, ये तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, लाइक हमारा वर्ब हो गया। अब ये टीचिंग जो है ना, टीचिंग, ये वर्ब नहीं है, ये क्या है, नाउन के तरह से यूज हो रहा है, यानी नाउन के जैसे इसका यूज हो रहा है। तो ये नाउन तो नहीं है लेकिन नाउन के जैसा है, और जो नाउन के जैसा होता है वो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट होगा या सब्जेक्ट होगा। तो ये लास्ट में आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट होगा। अगर नहीं समझ में आया तो व्हाट से क्वेश्चन कीजिए, आई लाइक व्हाट, पढ़ाना, तो टीचिंग, टीचिंग हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यही चीज यहाँ कहा जाता है कि जीरंड एज एन ऑब्जेक्ट, जीरंड भी ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकता है, ठीक है। और भी हम बना सकते हैं, जैसे सी लव्स प्लेइंग, उसे खेलना पसंद है, प्लेइंग, प्लेइंग है ना, ये प्लेइंग क्या है, प्लेइंग है ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से आई एंजॉय डांसिंग, या वी एंजॉय, एंजॉय डांसिंग। तो यहाँ पे देखिए, ये जो डांसिंग आया लास्ट में आईएनजी वाला वर्ड, ये भी क्या है, नाउन के जैसे इसका यूज हो रहा है, और इसीलिए ये जो जो जिसको हम अंडरलाइन किए हैं, ये सब के सब क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो याद रखिएगा जब भी जिरंड यानी आईएनजी वाला वर्ड किसी सेंटेंस के लास्ट में आता है और वो नाउन के जैसे यूज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। लेकिन एक मिनट याद रखिएगा,
अगर ऐसा लिखा हुआ आई एम रीडिंग, क्या आई एम रीडिंग, आई एम, अगर रीडिंग लिखा हुआ है या ईटिंग लिखा हुआ मान लीजिए, तो क्या सर ये भी होगा आई एम ईटिंग? नहीं बाबू, आप एक क्वेश्चन करके देखो ना, आई एम ईटिंग तो व्हाट, इसका आंसर कहाँ मिला है? आई एम व्हाट, व्हाट नहीं ना आंसर आ रहा है। तो आंसर जब नहीं आएगा तो इसका मतलब ये नहीं कर देना कि ये भी है, ये यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। तो समझना कैसे, नॉर्मली लाइक, लव या एंजॉय टाइप के वर्ड रहेगा, उसके बाद जब आईएनजी रहेगा तो याद रखिएगा कि वो क्या है, वो जिरंड के तरीके से जिरंड के जैसा यूज हुआ है और वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, जिरंड क्या सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा? यस सर बिल्कुल होगा। अगर स्टार्टिंग में है जैसे वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, dancing is an exercise, speaking is an art, teaching is an art, स्टार्टिंग में जब टीचिंग, स्पीकिंग, डांसिंग, प्लेइंग, कुकिंग ये सब वर्ड आता है तो वो सब्जेक्ट है, और लास्ट में आता है तो वो ऑब्जेक्ट है, और लास्ट में आता है तो क्या ऑब्जेक्ट है। इतनी बात को याद रख लीजिएगा, बस इतनी सी है। एक और है, देखिए समझिएगा, एक क्या है, ये तो तीसरा बता दिया, चौथा है कि इन्फिनिटिव, क्या इन्फिनिटिव एज एन ऑब्जेक्ट। इन्फिनिटिव भी ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है भाई साहब। इन्फिनिटिव, सही सुन रहे हैं, इन्फिनिटिव का मतलब टू प्लस व्यू वन, इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, टू प्लस व्यू वन को इन्फिनिटिव कहते हैं। जैसे आई लाइक टू डांस, आई लाइक टू प्ले, कहीं हम लिखते हैं, समझिएगा बात को, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं आई लाइक टू टीच, अब देखिए वहां पे टीचिंग लिख रहे थे, यहाँ पे टू टीच लिख रहे हैं, ये जो टू टीच है ना, ये टू प्लस वी वन है और ये इन्फिनिटिव है और ये नाउन के जैसे यूज हो रहा है और इसीलिए क्या है मालूम, ये है ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्टिव केस है। समझे बात को कि नहीं समझे? समझ गए ना, यही चीज कह रहे हैं। और कह रहा है जैसे देखिए ये तो हो गया, इस तरीके से अभी हम और लिख सकते हैं, आई लव, एक मिनट, आई लव टू रन, यानी मुझे दौड़ना पसंद है, मैं दौड़ता हूँ, ये जो टू रन है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से काजल enjoys टू रीड या कुछ और वॉक, यानी काजल को टहलने में अच्छा लगता है, आनंद आता है। ये जो टू वॉक, टू डांस, टू प्ले, टू टीच, टू सिंग, टू गो, टू कम अगर लास्ट में लगा हुआ है तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट के जैसे यूज हो रहा है किसी सेंटेंस में। तो ये चार ऐसा वर्ड है जो लास्ट में आता है और वो ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। पहला नाउन, जो कि पता लगभग नहीं चलेगा तो पहचानिएगा कि वर्ब के बाद या किसी प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है। तो अगर कोई वर्ड प्रीपोजिशन के बाद या किसी वर्ब के बाद आ रहा है, नाउन या प्रोनाउन, तो समझ जाइएगा कि वो ऑब्जेक्टिव केस है। दूसरा प्रोनाउन तो बता दिए, तीसरा जिरंड, तो जब आईएनजी वाला वर्ड किसी वर्ब के बाद आ रहा है तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, वो है ऑब्जेक्टिव केस। इसके अलावा टू प्लस इंफिनिटिव, वो भी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो काम करता है वो सब्जेक्ट और जिस पर काम किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये पूरा वीडियो समझ में आया। अगर ये पूरा वीडियो समझ में आया then keep learning in this way and keep your fun intact, because it is said that the one whose fun is alive, his laughter is alive. That's all for today. See you in the next video. Until then, Jai Hind.